So today we are going to discuss with Trump's tariff policy. Trump's tariff policy and opportunity for the global south. हम लोग आज मॉर्निंग की क्लास में भी सुबह ग्लोबल साउथ डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ. साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारा अफ्रीका और टर्की से नीचे यूरोप, टर्की से नीचे का एशिया, इंडिया इंक्लूडिंग चाइना, ये सारी कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दिस इज ऑल कॉल्ड द ग्लोबल साउथ. और इंडिया उसका रिप्रेजेंटेटिव है. और उसी ग्लोबल साउथ के अंदर हम लोग ब्राज़ील को भी इसी में रखते हैं, और चाइना और ब्रिक्स कंट्रीज ज़्यादातर, रशिया को छोड़ के. और इसके अलावा नाम कंट्रीज भी इसी के अंदर हैं, आसियान कंट्री भी इसी ग्रुप के अंदर आती हैं. और मतलब ये कि ऐसी सारी कंट्रीज, हालांकि आसियान जो है वो ग्लोबल साउथ में, क्योंकि साउथ में तो हैं, यस. ऑस्ट्रेलिया नहीं आता ग्लोबल साउथ के अंदर. तो वो सारी कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, अंडर डेवलप्ड हैं या पुअर कंट्रीज हैं, वो सब ग्लोबल साउथ के अंदर आती हैं. नॉर्थ को हम लोग मानते हैं कि नॉर्थ ने पूरी दुनिया पर या साउथ पूरे साउथ के ऊपर रूल किया है. इस करके नॉर्थ ने जो साउथ के जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट किया. अब उसी नॉर्थ का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका है. और साउथ के रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग इंडिया का नाम लेते हैं इस करके क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है और साउथ को लीड करता रहा और उसमें नाम को लीड करता रहा, जिसमें ना नॉर्थ ना अमेरिका के ग्रुप में है, ना जिसमें हम लोग पास्ट में ना रशिया के ग्रुप में थे. सो अभी ट्रंप के इसके आ जाने के बाद, इस पॉलिसी के आ जाने के बाद, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ वॉर के बाद, so there are number of disruptions and intersections of the economics and geopolitics and technology. It means global south should aware that America is not working for the interest of the world. America is working for its own interest. America is promoting its own policy that is making India great, जैसे ट्रम्प की पॉलिसी है make America great again base. अब it means how they can make it great. वो तो पहले से ग्रेट है भाई, और कितना ग्रेट होगा. वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका की. नाउ टू मेक अमेरिका ग्रेट, जो ट्रंप सोच रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट वो अपनी पॉलिसीज में, अपने ट्रंप टैरिफ्स में ये सब कुछ हो करके हो सकता है कि अमेरिका को इकोनॉमिक गेन जरूर हो जाए, बट उसको पॉलिटिकल लॉस होगा, जो अभी ट्रंप नहीं समझ रहा. जैसे हम लोग अपने घर के बड़ों को इमेजिन करते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको स्कूल की फीस देते टाइम, कॉलेज की फीस देते टाइम, घर में खाना खाते टाइम ये सोच के करें कि तू मेरे को कितना रिटर्न देगा, तो इस कंडीशन में वो ग्रेजुअली क्या होगा कि अपनी इज्जत वो धीरे धीरे करके खोनी शुरू कर देगा, जो अमेरिका के साथ हो रहा है. और इसके कई सारे और अल्टरनेटिव अभी आने वाले दिनों के अंदर और डेवलप होंगे. जैसे यूरोप तो डेवलप हो चुका है, उसकी कंपनी करेंसी, बट ये है कि इसने जो ग्लोबल साउथ है उसको अवेक कर दिया. ग्लोबल साउथ की कंट्रीज दे विल कम टुगेदर. उनको रियलाइज होना शुरू हुआ कि अल्टीमेटली दुनिया जो है हमारी ट्रेड से चल रही है. ये आपस में जितनी नॉर्थ की जितनी कंट्रीज हैं, ग्लोबल नॉर्थ की जितनी कंट्रीज हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, ये सब आपस में ट्रेड करके अपनी इकोनॉमीज को रन नहीं कर सकते. आपस में ट्रेड करके, क्योंकि इनके यहाँ तो स्टेग्नेशन है. जितनी कारें बिकनी थी बिक चुकी, जितने फ्रिज बिकने थे बिक चुके, जितने एसी बिकने थे बिक चुके, या जो भी कंस्ट्रक्शन होनी थी हो चुकी है. अब तो सिर्फ नाम की है 2% ग्रोथ रेट. और हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट ग्लोबल साउथ में वो सभी कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिसमें अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं आई ना, तो ऐसी कंट्रीज जहां पर अभी भी 30 से 40 साल पुरानी कारें बिकती हैं, ऐसी कंट्रीज जहां पर अभी तक बेसिक फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई, ट्रेनें अभी तक नहीं चलनी शुरू हुई, अभी कारें वहां पर पुराने जमाने की कारें चल रही हैं. सो इन कंट्रीज ने अभी ग्रो करना शुरू करना है. इट मींस नॉर्थ नीड साउथ. वो सभी कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, या फिर एशिया की कंट्रीज हैं, है ना, ये सभी इनमें पोटेंशियल बायर्स हैं आने वाले टाइम के अंदर, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के, यूरोपियन प्रोडक्ट्स के, चाइनीज प्रोडक्ट के या इंडियन प्रोडक्ट के. इन सब के पोटेंशियल बायर्स हैं. इनकी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे ये बड़ी कंट्रीज, नॉर्थ की कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज. हम डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के केस में. पर अगर अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं देगा या हम लोग बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो अपनी नहीं डेवलप करेंगे. तो टेक्नोलॉजी ने तो अमेरिका ने हमें एटम बम की भी नहीं दी, टेक्नोलॉजी अमेरिका ने हमें मिसाइल्स की भी नहीं दी. हम सब डेवलप कर ही रहे हैं ना.
तो आज हम लोग चांद पे भी पहुंच गए, उसमें अमेरिका की कोई हेल्प नहीं थी। तो इसका मतलब ये सोचें कि अमेरिका या यूरोप की हेल्प के बिना साउथ तरक्की नहीं कर सकता, ये उनकी बेवकूफ़ी है। हालांकि हम इसको इंडिया और चाइना दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो इन दोनों की टोटल पॉपुलेशन, दोनों की इकोनॉमी का साइज, यही अपने आप में आपस में अगर ट्रेड होता है ये भी सफिशिएंट है। बट हम लोग चाइना पे बिलीव लंबे टाइम तक नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान का है। Sorry. So much attention has focused on the role of the United States and the politics of the President Donald Trump, but the more urgent task to seek India and the wider world for interrogate the underlying motivation of these disruptions and craft a major strategic response. तो इस करके हमें ये हमेशा ध्यान में रखना होगा, this is not America's policy, this is Trump's policy. और अमेरिका में क्योंकि स्लो डाउन है, पिछले लगभग 7-8-10 साल से स्लो डाउन है वहां पर, ये को 2008 के बाद अमेरिकन इकोनॉमी का राइज ही नहीं हुआ। अमेरिकन इकोनॉमी अपने पैरों पर ही नहीं है। उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया, फिर उसके बाद अमेरिका के अपने क्राइसिस, अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स अमेरिका की। सो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्री हो जाएगा, क्योंकि छोले खाने के बाद, चने खाने के बाद बादाम खाना आसान काम है, बादाम खाने के बाद चने खाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जब आपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो तो उसके बाद आप फड़ी पे जाके, रेडी पे जाके आप कपड़े नहीं खरीद सकते जब आप ब्रांडेड पहनते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने तो फटे कपड़ों से शुरू की है अपनी जिंदगी, हमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बट ये कि दे नीड, जितना हमें इंडिया को अमेरिका की नीड है उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को इंडिया की नीड है, क्योंकि अमेरिका ने अगर हमारी अपने लोगों की वो नीड्स, उसकी बेसिक एमिनिटीज अगर अमेरिका ने फुलफिल नहीं की तो अमेरिका के टूटने के चांसेस कई गुना ज्यादा है, अमेरिका की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि अमेरिकन स्टेट उससे सेपरेट हो सकती हैं, हालांकि उसमें कई सारे चेंजेस किए हैं। बट अमेरिकन सोसाइटी, अगर अमेरिकन स्टेट उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी विशेष उनको फुलफिल नहीं कर पाती तो अमेरिका की वल्नरेबिलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस करके अमेरिका को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी टैक्टिक्स अमेरिका यूज कर रहा है, लंबे टाइम तक अमेरिका को इसका नुकसान ही होगा और 10 साल के बाद अमेरिका को इसका नुकसान नजर आना शुरू हो जाएगा। सो ट्रंप हैज, सो as I told you, this is not America's policy, this is Trump's policy. Global polycrisis and condition where crisis, the economic, politics and technology reinforce one another requires India to recalibrate its national strategy to defend its interest and to contribute to the building more equitable multipolar world order. It means अब दुनिया जो है मल्टीपोलर है। पहले अमेरिका, दुनिया बाइपोलर थी, पहले अमेरिका और रशिया थे, फिर रशिया का डिक्लाइन हुआ, रशिया का ग्रोथ स्टोरी उनकी स्लो हो गई, तो देन वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर। अभी क्या है, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स कंट्रीज और कई सारे और जो कंट्रीज हैं वो उठ के खड़े हो रहे हैं, उसमें यूरोप भी आता है जो अमेरिका का कंपटीटर है। तो वर्ल्ड बिकमिंग मल्टीपोलर, हर कंट्री अपने आप में एक पोल बनती जा रही है। Trump has positioned himself as the champion of the silent majority in the United States that feels betrayed by the globalization. This constituency, extending beyond the core American core Make America Great Again, perceives itself as the victim of the capital accumulation, cheap labor and erosion of the environmental safeguards. अब ये जो प्रोविजंस हैं जिसको हम लोगों ने आज अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, वही टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वही सब चीज़ें। अब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स ये भी हैं कि उसके अंदर जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जो चीप लेबर का कॉन्सेप्ट है, जो एशिया में पॉसिबल है और अफ्रीका में तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका में चीप लेबर पॉसिबल नहीं है, इस करके उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट अमेरिका में अगर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली उनको इंडिया और चाइना के पास ही आना पड़ेगा फिलहाल की कंडीशन में। आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है वो तो टाइम बताएगा। नेक्स्ट, instead of restructuring the global capitalism to readdress these inequalities, Trump has turned to xenophobia, populist economic nationalism and racially charged politics. अब हम लोग कहें कि इसमें रेसिज्म नहीं है, वो जो व्हाइट स्किन के लोग हैं उनके खून में है ये कि हम सुपीरियर हैं। व्हाइट मैन्स डिप्लोमेसी इंडिया के अंदर माना जाता था कि दैट इंडियंस आर व्हाइट मैन्स बर्डन, तुम काले लोग हमारे ऊपर बोझ हो। और उसके साथ साथ जीनोफोबिया कि मेरी कंट्री ग्रेट है, बाकी सब बेवकूफ पैदा हुए, ये है व्हाइट रेस के अंदर, ये कहीं ना कहीं टेंडेंसी जरूर है। और उसके बाद पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड रेशली चार्ज्ड पॉलिटिक्स, द रिजल्ट इज सस्टेन्ड अटैक ऑन द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर through sanctions, tariff, weakened multilateral institutions, reduced foreign aid and stricter immigration controls। हमने डिस्कस भी किया था, अमेरिकन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करनी बंद कर दी।
और उसके बाद reinforcing the US economic power. Tariff through ultimate bond to the American consumers and companies serve as coercive tool to extract the concession from the other nations. While the United States still dominate the global GDP, ये एक एस्पेक्ट अमेरिका की फेवर में जाता है, दैट इज 26%. वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में 26% शेयर अभी भी अमेरिका के पास है. चाइना's रैपिड ग्रोथ 17% की ग्रोथ रेट एंड रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक चैलेंज. तो अमेरिका की जीडीपी का साइज 26% और उसके बाद उसको चैलेंज करने वाला चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद जर्मनी, मल्टीपल पोल्स हैं वर्ल्ड के अंदर. तो जर्मनी की इकोनॉमी का साइज हमारी इकोनॉमी के साइज से थोड़ा सा बड़ा है और देयर आर चांसेस कि 2026 के मिड तक हम जर्मनी को सरपास कर जाएंगे और इंडिया विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. But America subsidies for its own industries, punitive tariffs on the foreign goods, and efforts to preserve the dollar's hegemony reflect a long history of protectionism practiced dressed up in free market politics. India has suffered disproportionately from these measures, facing steep tariff its export even at the US shield its own market with the extreme protectionism. अमेरिका ने अपनी मार्केट, अपनी इंडस्ट्री को एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिज्म दिया हुआ है. टेक्नोलॉजी उनके पास कई सारी चीजें उनकी फेवर में हैं. प्लस यहां पर जो कंट्रीज अमेरिका की बात नहीं मान रही, अमेरिका की ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ना, उन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है. और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम अमेरिका की ईगो प्रॉब्लम है, अदरवाइज टैरिफ जैसा ऐसा कुछ नहीं है. अमेरिकन इकोनॉमी फिलहाल उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, इस करके ट्रंप ये जो मेजर्स उठा रहे हैं, इसका आने वाले टाइम के अंदर एज आई टोल्ड यू अमेरिका को नुकसान ही होगा. 10 साल के बाद यू विल सी कि वर्ल्ड के अंदर अदर पावर्स भी पैदा हो जाएंगी और अमेरिकन जो हेजेमनी है वो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होगा. 20-25 साल के अंदर अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करने वाले बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी. चाइना होगा, इंडिया होगा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन होगी, ब्राजील होगा, उसके बाद कई सारी और कंट्रीज. Then containing China's reassertive unipolarity. अब यहां पर अमेरिका की मेजर पॉलिसी कंसर्न रशिया उसकी टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन चाइना है, जिसने अमेरिकन पॉलिसी को चैलेंज करना शुरू किया, खासतौर के और अमेरिकन इकोनॉमिक हेजेमनी को खासतौर के ऊपर. Although Trump's style is unique and bipartisan, consensus in Washington supports checking China's rise and restoring America's industrial strength. अब now what they are trying to do, America's industrial strength वो strengthen करने की कोशिश कर रहा है. इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर बहुत एक्सपेंसिव होगी. हो सकता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके, कंप्यूटराइजेशन करके या फिर मॉडर्न मशीनरी यूज करके हो सकता है चीजों को चेंज करने की कोशिश करे, बट स्टिल अमेरिकन डॉलर्स के अंदर अगर आप मजदूरों को पे करोगे तो आप कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते अमेरिकन इकोनॉमी में. उसको बैलेंस करने की उनके पास एक ही तरीका है कि आप टैरिफ इतने ज्यादा लगा दो कि इंडिया के प्रोडक्ट या बाकी किसी कंट्री के प्रोडक्ट अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएं. पर अमेरिका को ये भी याद रखना पड़ेगा कि दूसरी कंट्रीज भी काउंटर मेजर्स कर सकती हैं, तो अमेरिकन को अपने प्रोडक्ट्स बेचने इम्पॉसिबल हो जाएंगे दुनिया की दूसरी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम, ये सब चीजों के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं. कुछ इसकी स्पीड स्लो चल रही है. शायद अब ठीक हो जाए स्पीड इसकी. चलिए आगे. So these politics serve not only pressure competitor but also the consolidated US national security objective in Asia, where China viewed as the principal rival. Tariff against India
linked to USA maneuvers the Russia's and Ukraine also reflect broader strategy. उसके बाद इंडियाज कंप्लायंस अंडर द यूएस प्रेशर। हम लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अमेरिका जो यूरोप में यूक्रेन के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका हर हालत में उसमें हारेगा। रीजन उसके पीछे, अमेरिका फंडिंग नहीं कर सकता यूक्रेन को, ओपन फंडिंग नहीं कर सकता। अमेरिका की लिमिटेशंस है, अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इस करके वो हिडन एक बैकग्राउंड से उसको सपोर्ट जरूर कर रहा है। लंबे टाइम तक अमेरिका भी यूक्रेन की सपोर्ट नहीं कर सकता। और रशिया के पास इतने रिसोर्सेज आज हैं क्योंकि उसके पास दुनिया का पेट्रोल बिक रहा है, तो रशिया लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू कर सकता है वॉर को, बट अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद यूरोप की सर्दियां आने वाली हैं, और यूरोप की सर्दियों में उनको रशियन गैस चाहिए होती है, क्योंकि अमेरिकन गैस अगर टैंकर्स के थ्रू अमेरिका से यूरोप पहुंचती है तो कंपैरेटिवली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और हर कंट्री अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है। यूरोप लंबे टाइम तक अमेरिका की सपोर्ट या यूक्रेन की सपोर्ट नहीं कर सकता। चलो खैर, इंडियाज कंप्लायंस अंडर द यूएस प्रेशर। इंडियाज रिस्पॉन्स टू अमेरिकन प्रेशर हैज ऑफन बीन मार्क्ड बाय द कंप्लायंस रादर देन रेजिस्टेंस. While China has leveraged its control over the critical rare earth minerals, shield itself from the European tariffs. अब यहाँ पर एक important point है, चाइना के पास कंट्रोल ओवर क्रिटिकल रेयर मेटल्स हैं जो अमेरिका को चाइना की तरफ से जाते हैं, और अमेरिकन इंडस्ट्री चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। अमेरिका सब कुछ बना लेगा, रेयर अर्थ मिनरल थोड़ी खोज लेगा, तो उसके लिए वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, अभी खोजेगा भी उसको टाइम लगेगा। तो उसके बाद चाइना उससे बच जाता है। इंडिया हैज यील्डेड टू डिमांड्स इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला एंड इवन ऑन द एग्रीकल्चरल ड्यूटीज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया हैज यील्डेड टू डिमांड ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। हमारे पास रशिया के अलावा दूसरी ऑप्शंस और भी हैं, क्योंकि अमेरिका के जितने ये जो गल्फ कंट्रीज के अंदर हैं, यहाँ पर अमेरिकन डोमिनेंस है, ये सब अमेरिका के चेले चपाटे हैं। और इस कंडीशन में जो अमेरिका के ओपोनेंट्स हैं, जिसमें ईरान भी आता है और वेनेजुएला भी आता है, इंडिया अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए इन कंट्री से जब पेट्रोल खरीदना शुरू करेगा या क्रूड ऑयल खरीदेगा, तो अमेरिका को हमसे हमसे ज्यादा और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इन दोनों कंट्री से भी उसकी ऑब्वियसली बनती नहीं है। हमें पता ही है, वेनेजुएला तो उसके घर में ही बैठा है, साउथ अमेरिका के अंदर टॉप के ऊपर वेनेजुएला आता है, प्लस उसके साथ ईरान। तो यहाँ पर भी अमेरिकन एम्बार्गोज हैं, तो हम जब मर्जी चाहें, क्योंकि हम सोवरन कंट्री हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं, या हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, या हम कोई और कंट्री नहीं है जो अमेरिकन प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। हम जापान नहीं, हम इंग्लैंड नहीं है, हम वहां से कर सकते हैं। तो दिस बिहेवियर रिस्क्स एम्बोल्डिंग वॉशिंगटन वाइल अंडरमाइनिंग इंडियाज ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो हमारे पास बैलेंस करने के तरीके हैं, बट फिर वही पॉइंट है, हमें नाराज करके हमें मिलेगा नहीं। अमेरिका का डिक्लाइन जरूर होगा, बट वो चाइना का राइज हमें भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा आने वाले टाइम के अंदर। The Modi government's foreign policy approach marked the personalized diplomacy, diaspora mobilization, and symbolic gesture India not translated into the tangible strategic gains. Instead, India finds itself facing the entrenched China-Pakistan alliance, strained neighboring relations, punitive tariffs, and heightened racism against its diaspora in the USA. अब Indian diaspora यूएसए के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंडियंस वहां पर रहते हैं, प्रवासी भारतीय जो वहां पर रहते हैं, उनका अमेरिकन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहां पर ज्यूज के बाद सबसे रिच कोई कम्युनिटी वहां पर मानी जाती है, तो इंडियन अमेरिकन हैं। तो डायस्पोरा अमेरिका में काम करता है, इंडियन डायस्पोरा प्रेशर लॉबी के तौर पे काम करता है। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम के अंदर हमें ये भी समझना है कि रशिया से, चाइना से हमारे रिलेशन जो है वो बहुत कॉन्स्ट्रेंड हैं, और चाइना और पाकिस्तान का ये जो अलायंस है, इसमें रिसेंट में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा दैट चाइना ओपनली सपोर्टेड पाकिस्तान। सो ये भी एक एस्पेक्ट है। हालांकि रिलेशन चाइना और पाकिस्तान के भी उसके बाद खराब हुए हैं, क्योंकि वो जो नूर खान बेस के ऊपर जो इंडियन मिसाइल्स गिरी थी, जहां पर अमेरिकन आर्सेनल पड़ा था, वहां को भी रिसेंटली अभी कल या परसों में एक नई न्यूज आई कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के लिए अमेरिका ने जो एड भेजी है, वो नूर खान एयर बेस के ऊपर वो लैंडिंग हुई है। हालांकि उनके पास लाहौर है, कराची है, उनके पास कई सारे एयरपोर्ट हैं, पर नूर खान बेस ही क्यों? क्योंकि नूर खान बेस के पास ही अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल पड़ा है, जो अमेरिका ने चाइना को टारगेट करने के लिए जिसको वहां पे रखा था। और जब इंडियन मिसाइलें वहां गिरी, उसके पास गिरी, उस नूर खान बेस में अमेरिकन आर्सेनल के पास, उसके बाद अमेरिका को एक्टिव होना पड़ा, और उसने एफर्ट करके, जो अकॉर्डिंग टू ट्रंप, मैंने इस बैटल को रुकवाया, तो प्रेशर का काम किया, उसने पाकिस्तान को रोका। तो देयर आर सो मेनी टैक्टिक्स जो अमेरिका ने यूज किए, उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन भी कंपैरेटिवली खराब हुए हैं।
और नेक्स्ट उसके बाद the way forward, leveraging the poly crisis for the strategic gains. Despite the challenges, the current global disruption also present India in opportunities to reshape the world order. The weakening of neoliberal globalization and discrediting unipolarity create space for India to champion multipolarity as a more equitable alternatives. तो अल्टीमेटली हमें भी और अल्टरनेटिव्स में भी जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन क्या कर रहा है हमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन किसके साथ अलायंस में है, कौन किसके साथ ग्रुपिंग कर रहा है। वी शुड फोकस ऑन अवर सेल्फ। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा। जैसे जैसे इंडिया अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहेगा, जैसे जैसे अपने पैरों पे खड़ा होता जाएगा, तो वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, स्ट्रेटेजिक कंडीशन, हर एरिया में इंडिया की कंडीशन इंप्रूव होती जाएगी। देन उसके बाद हमारे लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार बैठा है और हमें उसको ठीक से यूटिलाइज करना है और ठीक से उसको एक्सप्लॉइट करना है। A new economic deal that prioritizes fair distribution of the resources, stronger multilateral institutions, and debt relief from the developing nations would resonate across the global south. बाकी सब वही है। However, the assume such leadership India must address own structural deficiencies. बस हमें इसी के ऊपर काम करना है, अपनी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज के ऊपर। अगर हम यहाँ से ओवरकम करते हैं, अपनी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम दुनिया में वो कंट्री हैं जो किसी ज़माने में काली मिर्च के बदले में सोना, या सोने के बदले में काली मिर्च हम बेचते रहे हैं, सिल्क के बदले में हम सोना लेते रहे हैं। ठीक है। और विदाउट इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड greater investors confidence, India cannot position itself as reliable global partner. This demands bold reforms। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आईआर की क्लास के अंदर, इंडिया अमेरिका का नेचुरल अलाई नहीं हो सकता, और अमेरिका को हमेशा शक्की निगाह से ही देखना पड़ेगा। अमेरिका को एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होने देना। अमेरिकन पॉलिसीज इंडिया को एक्सप्लॉइट करें, ऐसा नहीं होने देना। इसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना जरूरी है। जब ये सब कुछ होगा, देन हम लोग इंटरनल प्रेशर को भी हैंडल कर लेंगे और एक्सटर्नल को भी। क्योंकि अगर हम लोग अमेरिकन पॉलिसी से एग्री कर जाते हैं, तो इंडियन मार्केट को अमेरिका डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। कंक्लूजन में, द डिसरप्शन ऑफ द ट्रम्प इरा आर नॉट पासिंग anomalies but symptoms of deeper global fractures. For India, the challenges lies in the resisting coercive US policies while avoiding entanglement in the great power rivalries. At the same time, India must seize the movement of advocate from the multipolarity and economic fairness, both regionality and globally.